और मंच पर मेरे सभी साथी अध्यक्षगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स, आज जो ये हमारा एमएसएमई मंत्रालय ने जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं फिफ्टिया की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो उनकी इतनी जो सोच है, ये इस तरह के वो कार्यक्रम क्लस्टर लेवल पर और सेंटर लेवल पर जो कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी 3-4 महीने के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई एमएसएमई के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जो भी ये पॉइंट्स यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, मेरे को लगता है इनका जरूर कोई ना कोई यूज करेगा, क्योंकि जो हमारे मंत्री जी का जो वर्किंग स्टाइल रहा है गुजरात में, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कहीं भी कोई पॉइंट, चाहे वो इवन वो चाहे जानवर की आंख का ऑपरेशन हो, चाहे पतंग बनाने वालों का पतंग बनाने का कारोबार हो, सब चीज़ों पर बड़ी बारीकी से उन्होंने फोकस करा और उसको गुजरात को एक मॉडल बना दिया पूरे देश के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है जो कार्यक्रम है बहुत सक्सेसफुल रहेगा आने वाले टाइम में। और मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं अभी इतने भारी भरकम यहाँ पे हमारे अध्यक्ष बैठे हैं जो कि बहुत ही लर्न है और बहुत समय से इस जिम्मेवारी को संभाले हैं। मैं तो अभी 10 दिन पहले ही मेरी जिम्मेवारी मेरे पास आई है, तो मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं रखना चाहता हूँ आप सबके सामने। जैसे कंप्लायंसेस की बात हो रही है कि कंप्लायंसेस हमारे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये वाकई में सच्चाई है कि कंप्लायंसेस जो है, अब सिंगल विंडो का हम जिक्र करते हैं, पर आप सभी जानते हैं कि सिंगल विंडो क्या है, आप सभी जानते हैं। तो मेरा एक इसमें सुझाव है कि सिंगल विंडो के साथ साथ एक सिंगल फॉर्म भी होना चाहिए। भैया इस विंडो पे सिर्फ एक फॉर्म भरना है, हमें कोई नई कंपनी हमें खोलनी है, उस फॉर्म के अंदर हमें भरना चाहिए, उसी में बीआईएस, उसी में एफएसआई, सभी के कॉलम बने हो और सभी के लिंक डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिक चले जाने चाहिए। एक फॉर्म हमने भरा, उसी में सारे लिंक हैं, वो उसी के फॉर्म को भरते ही हमारे सारी जो फॉर्मेलिटीज है सारे कंप्लायंसेस पूरे हो जाने चाहिए। एक लाइसेंस हमें ग्रांट हुआ, सारे लाइसेंस ऑटोमेटिकली हमारे ग्रांट हो जाने चाहिए, तो हमारा सिंगल विंडो का फायदा है, नहीं तो कोई यूज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हम ऑफिसों में चक्कर लगाते रहते हैं, सिंगल विंडो में अप्लाई करने के बाद सरल पोर्टल ने बना रखा है, डिफरेंट डिपार्टमेंटों में उन्हीं लोगों से जाके मिलना पड़ता है जो पहले प्रैक्टिकली जिन लोगों से मैं पहले मिलना पड़ता था। इसमें बिल्कुल सच्चाई है, क्यों चावला जी, सच्चाई है ना, इट्स वेरी ट्रू। तो ये सब जो ये हमारा जो कंप्लायंसेस का जो मामला है, इसको एक सिंगल विंडो का हमें काफी मजबूत करना पड़ेगा सरकार को। और जब भी हम कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस की बात हम एमएसएमई से कर पाएंगे, क्योंकि एमएसएमई ज्यादातर उलझा रहता है इन कंप्लायंसों में। अब आप देखिए सीडब्ल्यू का लाइसेंस है, वो हम लेते हैं हर साल हमें रिन्यू कराना पड़ता है, उसको 5 साल के लिए कम से कम हमें ग्रांट कर देना चाहिए। और जो भी एनुअली जो विजिट होनी है, ऑफिसर की विजिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्म भरते रहते हैं बार बार, पूरा 1 साल होता है, टेंशन शुरू हो जाती है भैया सीडब्ल्यू का लाइसेंस, और वो सारी फॉर्मेलिटी इक्वल है। जो हमारा नया लाइसेंस लेने में जो हमें कोशिश जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वही हमें रिन्यूअल में कराने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो हर्डल्स हैं वो नहीं होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। यदि हमने लाइसेंस ले लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जा चुके हैं, आधार कार्ड, कंपनी का जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सब कुछ आपके पास गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। यदि वो एक ही सिग्नल विंडो में एक ही फॉर्म में सब कुछ चला जाए और सारे डिपार्टमेंटों के पास चलता है, बार बार उसको जमा करने का क्या फायदा है। ये सब चीज जो हर्डल है, इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा हमारा जो ये लैंड का है, अब आईएमटी में हमारा सैचुरेशन आ चुका है, आईएमटी में कोई प्लॉट नहीं बचा, तो हमारा वहाँ पे एफएआर जो है 60% कवरेज के ऊपर हमारा एफएआर में 200% किया हुआ है, जो कि 400% तक हो सकता है आराम से, और होना चाहिए, क्योंकि लैंड इतनी कॉस्टली हो चुकी है। 1.25 लाख का भी जिक्र हो रहा था यहाँ पे, 1.25 लाख रुपए गज के करीब आसपास लैंड पहुंच चुकी है। एमएसएमई लैंड का अरेंजमेंट करेगा या अपना धंधा चलाएगा, इसलिए एफएआर गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। जो अपकमिंग आईएमटी जो आ रही है, जो अपकमिंग आईएमटी नई जो भी गवर्नमेंट बहुत चर्चा कर रही है उसके ऊपर, उसमें मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा कि बिडिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो एमएसएमई के लिए बिडिंग सिस्टम है, ये तो हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रमोट करता है। भाई हमारे एमएसएमई के पास इतना बजट नहीं कि बिडिंग कर सके। जो प्लॉट का बेसिक रेट 22,000 रुपए है, 22,000 रुपए मीटर है, उसको बिडिंग करते 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 इन्वेस्टर उसको 50 में पहुंचा देते हैं। तो एमएसएमई की तो वही खबर टूट जाती है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस सब खत्म हो जाती है। ये चीज भी मैं आपके माध्यम से, आपके एमएसएमई के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो बिडिंग सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और फिक्स रेट पे एमएसएमई को उसका प्रोजेक्ट देख के, जैसे पहले होता था सिस्टम कि प्रोजेक्ट लायबिलिटी देखें, प्रोजेक्ट उस एरिया में लग सकता है नहीं लग सकता, उसके हिसाब से उनका लैंड एलोकेट होनी चाहिए। तीसरा हमारा है जो इंटरेस्ट रेट, लार्ज इंडस्ट्री को भी इंटरेस्ट रेट है और एमएसएमई को भी इंटरेस्ट रेट है, तो कहीं तो उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए।
उसको लैंडिंग रेट जो है उसका कम होना चाहिए एमएसएमई का। फिर लास्ट में एमएसएमई फर्क क्या रह जाएगा, वो फंड के लिए जो लगाता रहता है, बैंकों के पीछे भागता रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो विदेशों से हम कंपेयर करते हैं, चाइना की बात करते हैं, कहीं पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उससे मैच करना पड़ेगा। हमें यदि इंटरनेशनल लेवल पे जाने की बात करते हैं तो वहां से भी हमें कुछ ना कुछ, संजीव चावला जी, वहां से भी हमें कुछ ना कुछ इनपुट ऐसे लेने पड़ेंगे जो उनसे हमें कंपटीटर से एप्पल टू एप्पल मैच करना पड़ेगा हमें। जब हम चाहते हैं कि हम चाइना को कम्पीट करें, हम चाहते हैं कि भी इंटरनेशनल जो ये मूवमेंट्स चल रही हैं उनको हम चाहते हैं कि हम उस लेवल पे पहुंचे, तो उसके लिए हमें उनसे कंपेयर करके अपनी पॉलिसीज में बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अभी बात चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात चल रही थी कि भी रेट बहुत ज़्यादा रिवाइज हो गया, तो इसमें एमएसएमई के लिए कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि भी एमएसएमई के लिए हम उसमें सब्सिडी देंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, होना चाहिए उसमें, क्योंकि सब एमएसएमई जो है वो एमएसएमई की 3-4 चीजें, बेसिक चीजें होती हैं। या एक तो उसको लैंड चाहिए होती है सस्ती, एक उसको फंड चाहिए होता है बैंक से सस्ता, एक उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मेजर रॉ मटेरियल है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और आज हम छोटी छोटी कंपनियां, हमारी सेल्स वाली 10 लाख हो चलाओ, पर हमारा बिजली का बिल 2.5-3-4 लाख आएगा ही आएगा। तो ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा, ये 40-50% हमारा रेट इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने, बिना कुछ सोचे समझे और इंक्रीज कर दिया। और आज एमएसएमई इतना डिस्टर्ब है उस चीज को लेके, किसी के पास अच्छे ऑर्डर है तो ठीक है, जिसके पास ऑर्डर नहीं है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए तो बड़ा टफ है। वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में सोचता रहता है कि मेरा बिल आने वाला है, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रीजनेबल कॉस्ट पे देनी चाहिए। जैसे मेरे को पता चला है अदर कंट्रीज में बहुत सस्ते रेट पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, हालांकि गवर्नमेंट ने सोलर पैनल को बड़ा प्रमोट किया है, उससे भी काफी हद तक मतलब फायदा हो, पर इतना बेनिफिट अभी एमएसएमई को नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के बारे में भी वो विचार करें। सोलर पैनल इससे डिफरेंट थी, वो उससे कर रहा है उसको बेनिफिट, और बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट उसको मिल नहीं पा रहा है। एक एनओसी का मैंने आपको बता दिया कि एनओसी या जो लाइसेंस वगैरह है 5 साल के लिए मिनिमम हमारे को ग्रांट होने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी ऑफ एमएसएमई स्कीम जो है एमएसएमई की, मुझे लगता है 80% लोगों को पता भी नहीं है, 80% लोगों को मिलती भी नहीं है कभी। ये प्रैक्टिकल सी बात है, ये किसी एजेंसी के थ्रू ही हम ले सकते हैं जो जानता है इस बारे में, हमें तो उसकी नॉलेज किसी को इतनी है नहीं, और नॉलेज होती भी है तो भटकता रहता है। मेरा भी एक केस था, मैं गया था वहाँ ग्रीस गया था एक एग्जीबिशन के लिए, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, 3 या 4 बार मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, सारे पेपर डॉक्यूमेंट सब कुछ होते हुए, मैं लीगल एरिया में काम कर रहा हूँ, सारे मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, पर 4 या 5 बार मेरा वो रिक्वेस्ट, 3-4 बार मैं चंडीगढ़ चक्कर लगाया 1.5 लाख रुपए के लिए, जब जाके वो 1.5 लाख रुपए मेरे को 7-8 महीने में जाके मेरे अकाउंट में आए। यदि किसी के बस की नहीं है एमएसएमई का वहाँ जाना करना, तो कैसे वो लेगा सब्सिडी स्कीम जो भी मिलती है गवर्नमेंट की। तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, जब भी हम अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री को वाकई में मजबूत कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। एफएआर का मैंने आपको बता दिया, होना चाहिए अफोर्डेबल। ये जो लैंड अब जैसे हमारा अभी हमारे बत्रा जी ने बताया कि भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है इंडस्ट्रीज, 5000 इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज एरिया में है और लाखों इंडस्ट्री जो है ऑर्गेनाइज एरिया में क्यों जा रहे हैं ऑर्गेनाइज एरिया में, क्योंकि सस्ती लैंड अवेलेबल नहीं है उनको। उनने कोई नहीं चाहता अनऑर्गेनाइज एरिया में जाना, सब चाहते हैं आईएनटी में हो, पर आईएनटी में आने लैंड कॉस्टली थी उसकी, तो लैंड को थोड़ा हमें अफोर्डेबल करना पड़ेगा। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और मुझसे पहले सारे लोग अपने आइडिया दे चुके हैं, ज़्यादातर वही सभी चीज़ें हैं। देखो, लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी है और अपना फंड है, ये सब चीज़ें इजीली मिलनी चाहिए। और हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, एक बार बन जाता है उसके बाद तो फिर हमारी एसोसिएशन उस पर लड़ाई करती रहती है कि दोबारा कब उसके ऊपर काम होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग से गवर्नमेंट को एक फंड निकालना चाहिए, क्योंकि अब आप देखिए फरीदाबाद में बाईपास निकला है, कितनी प्रोग्रेस हुई। एक रोड के निकलने से फरीदाबाद का पूरा नक्शा चेंज हो गया, सारी दिल्ली की इंडस्ट्री उठ के आने के लिए यहाँ तैयार है। आज आप गुड़गांव चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो रोडों की भी बड़ी वैल्यू होती है। यदि आप यहाँ पे अपना बेस्ट इंफ्रा बना के रखते हैं आईएनटी के अंदर, रोडों की मूवमेंट वगैरह इजी रहती है, तो सब चीज़ों को स्पीड मिलती है, एक रेस। अब जैसे कि उन्होंने भी बताया स्किल डेवलपमेंट के लिए, भूटानी जी हमारे सामने बैठे, उन्हें देख के याद आ गया मेरे को स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि यही सारा स्किल डेवलपमेंट का अपना संभालते हैं यहाँ पे। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमारे नाना जी ने बोला कि भाई हमारे ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। मैं कहता हूँ जब आईएनटी का आपने नक्शा बनाया, जब आपने प्लानिंग की, तो उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए ऑलरेडी। आपको पता है यहाँ पे वर्कर को रहने के लिए जगह भी चाहिए, आपको पता है कि वर्कर को यहाँ पे हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें बनानी चाहिए।
पर यहाँ तो गवर्नमेंट का फोकस रहता है प्लॉट को निकालने का सबसे पहले। तो सिस्टमेटिक हमें अपना जो भी हम जहाँ प्लानिंग करते हैं पहले बेसिक चीजें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। हमें याद है कि 50 में हमें अपनी सेफ्टी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। एक टाइम ऐसा था कि 50 में लोग IMT एरिया में लोग प्लॉट बेच बेच के भाग रहे थे। एक टाइम ऐसा था कि लोग रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि सेफ्टी नहीं थी। IMT के अंदर प्लानिंग थी कि ये बाउंड्री होगा, पूरा बाउंड्री होगी इसके एरिया की, पूरी सेफ्टी रखी जाएगी। तो ये सब चीजें प्लानिंग फेल हो जाती है डिपार्टमेंट की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने से पहले वहाँ की बेसिक चीजें डेवलप की जाए, जिससे कि वहाँ पे वर्करों को ट्रेनिंग मिले, स्किल डेवलपमेंट हो और जो उनको रहने के लिए जगह मिले, जिससे कि अच्छे वर्कर वहाँ आ सके। अभी हम आसपास के गाँव में घूमते हैं, वहाँ से जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को लाते हैं, वो ट्रेंड भी नहीं है और दूसरा न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं और हमारी प्रोडक्शन का लॉस भी करते हैं। तो फिर हमारी मजबूरी है उनको लेके आने की, क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ यही आपसे गुजारिश है कि जो हमारे ये सुझाव है आप सरकार तक जरूर पहुँचाएं। और मुझे आपके डिपार्टमेंट से पता चला था कि हम अपने लेटर पे भी दे सकते हैं, तो मैं अपने लेटर पे सुझाव अपने बना के लाया हूँ आपके लिए। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद।